सर, आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया? आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक ये भी था कि चुनाव आने वाले हैं और जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं, एक बार हम लोग बैठ के बात करें, उनसे मिलें और अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखें। जैसा कि आप भगत सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित रहे हैं, अब इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? अभी तक तो हमको तो यही कहा गया है कि आप तैयारी करते रहिए। और देखा जाए तो पूर्व सैनिकों का जो सम्मान होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी ने रखा है और उन्होंने फौजियों को बोला कि हम पूर्व सैनिकों को टिकट देंगे। पूर्व सैनिकों को तभी याद किया जाता है जब या तो पुलवामा जैसा कोई अटैक हो जाए या बॉर्डर पे कोई लड़ाई हो जाए। जब चुनाव आते हैं तो लोग अलग अलग समाज की बात करने लगते हैं, जबकि देखा जाए तो पूर्व सैनिक समाज एक बहुत बड़ा समाज है। अगर हिंदू और हमारे मुस्लिम के बाद देखें तो पूर्व सैनिक समाज सबसे बड़ा है और पूर्व सैनिकों को कोई नहीं पूछता। और हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने हम लोगों को पूछा और मुझे उम्मीद है कि अब जो फाइनल टिकट होगा वो माननीय अखिलेश जी करेंगे और वो भी पूर्व सैनिकों का सम्मान रखेंगे और देंगे। अजय कुमार जी, ये जो चुनाव आप लड़ रहे हैं कैंट विधानसभा सीट से, तो इस चुनाव में आपके एजेंडे क्या हैं? आप किन उद्देश्यों को लेकर के, आपकी अहम भूमिका क्या होगी क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में मैं पिछले 1.5-2 साल से घूम रहा हूँ, गलियां गलियां घूमा हूँ और मैं जहाँ जाता हूँ मैंने देखा कि जो पहले के प्रतिनिधि हैं, हमारे जनता के प्रतिनिधि, उन्होंने ठीक से कार्य नहीं किया। 1 साल पहले सड़क खुदी हुई थी, सीवर के लिए सड़कें नहीं बनी, गलियां खुदी हुई हैं, नालियां और गलियां वहां पे बजबजा रही हैं। वहां पे जो पार्क है वो कूड़े के ढेर में तब्दील हो गए हैं और बीमारियों का इतना ज़्यादा क्या कहते हैं डर हो गया है। डेंगू फैल गया था अभी बीच में। एक और है, जब हम लोगों को पीने का पानी है एक बार सीवर लाइन के साथ मिक्स हो गया था, बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे। तो जो सबसे पहले एक सफाई का मुद्दा है। दूसरा मैं ये देखता हूँ कि हमारी बाजारों में हमारे बहनों और माओं के लिए कोई टॉयलेट नहीं है। पोर्टेबल टॉयलेट रखा जा सकता है, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, गलियां बनाने का एक बड़ा मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है और एक बेरोजगारी का मुद्दा है। और बेरोजगारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम लोग उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और हमने क्षेत्रों में जाके कार्य किया है। गरीब महिलाएं बहुत हैं और उनके हमने छोटे छोटे समूह बनाए हैं, जो कि चुनाव के बाद मैं हारूं जीतूं वो अलग मैटर है, लेकिन वो छोटे छोटे समूह बना के किसी को मसाला पीसने का काम, किसी को हमने पापड़ बनाने का काम, किसी को सिलाई का काम, इस तरह के चीज़ों का समूह बना के रोजगार देने के बारे में भी मैंने सोचा है। मैंने एक चीज़ और देखी कि जो हमारे एक परिवार है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका एक भी आदमी कमाने को नहीं है। तो हमने सोचा कि ये भी सोचा है कि वहाँ पे कोई हमारी माता बहन होगी जो हमारे ई रिक्शा को चलाना सीखना चाहे, मैं उसको फ्री में सिखवाऊंगा, उसको लाइसेंस दिलाऊंगा, उसको ई रिक्शा फाइनेंस करा के और पिंक ई रिक्शा चलवाएंगे। दूसरा, जिस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, उसमें से एक मेल मेंबर को लेके हम कार ड्राइविंग सिखाएंगे और ड्राइविंग सिखाने के बाद उसको लाइसेंस दिला के उसको रोजगार देंगे। इसी तरह की मेरी बहुत सारी योजनाएं हैं। सर, सामाजिक विषयों पे आपका काम पहले से चल रहा है, लेकिन अगर आपको जनता चुनती है तो और भी उसको त्वरित गति से आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक मैंने जो कार्य किया है वो मैंने अपने पैसे से किया है। मेरे को ना कोई मेरा एनजीओ है, ना मैंने किसी से एक पैसा चंदा लिया है। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने जा रहा है। और मैंने 6 महीने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि बीजेपी को 150 और 175 के बीच में ही सीट मिलेंगी, इससे ज्यादा सीट मिलने वाली नहीं है। 5 साल के कार्यकाल के दौरान तो नहीं भागे, क्या वजह हो गई कि जब चुनाव सर पे है तब भाग रहे हैं? देखिए, बीजेपी का तो आप जानते हैं, जो उनके साथ है वो देशभक्त है, जो दूसरी जगह वो देशद्रोही है। जो उनके साथ आता है वो गंगा में नहा के पवित्र हो जाता है, जैसे उनसे बाहर जाता है वो पवित्र हो जाता है।
जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर आए, उनके ऊपर अगले दिन से गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। अरे गिरफ्तारी वारंट जारी करना था तो 5 साल पहले आपके पास समय था, क्यों नहीं किया? और यही सभी के साथ होगा। और इसीलिए लोग छोड़ के नहीं आ रहे थे, वो दबे हुए थे, वो बोल नहीं सकते थे, अपनी बात रख नहीं सकते थे, क्योंकि उनको मालूम था। लोगों पर आरोप लगा रही है ये लोग अवसरवादी लोग हैं। राजनीति में आप बीजेपी में ही देख लीजिए, ब्रिजेश पाठक जी कहाँ से आए हैं? क्या वो आरएसएस से आए हैं? वो भी तो बीएसपी से आए हैं। रीता बहुगुणा जी कहाँ से आई हैं? वो भी तो कांग्रेस से आई हैं। तो उनके साथ जो रहता है वो अच्छा है, जो उनके साथ नहीं रहता वो बुरा है। जो फौजी उनके साथ है वो देशभक्त है, और जो फौजी उनके साथ है वो देशद्रोही है। क्या मेरे से ज्यादा तेजी से भारत माता की जय के नारे वो लगा सकते हैं? क्या वंदे मातरम का हमसे ज्यादा लगा सकते हैं? फर्जी यूनिफॉर्म पहन सकते हैं? ये मेडल कहाँ से लाएंगे? ये मेडल हमारे कमाए हुए हैं। और जो यूनिफॉर्म पहन के बॉर्डर पे फौजियों की बात करते हैं, बड़े शर्म की बात है कि विधान परिषद और विधानसभा में एक भी पूर्व सैनिक नहीं है यूपी में। हम फौजी किसके पास जाएं? मैंने प्राइम मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखी थी कि राज्यसभा में 2 सीट, विधान परिषद में 2 सीट होनी चाहिए, सारे चुनाव में 5% रिजर्वेशन होना चाहिए। आज हमारे फौजी को पुलिस भी मारती है, प्रशासन भी परेशान करता है, क्योंकि वो घूस देना नहीं जानते। और आज उनसे मैंने मांग की कि जब SC/ST आयोग हो सकता है, महिला आयोग हो सकता है, अल्पसंख्यक आयोग हो सकता है, तो पूर्व सैनिक आयोग क्यों नहीं हो सकता?